3000 सालों तक सबसे पावरफुल रहने वाली एक ऐसी सल्तनत जहां का राजा जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि वो खुद को खुदा कहता था, जिसके सामने लाखों लोग सर झुकाए खड़े होते थे, जहां मौत के बाद भी जिंदगी मानी जाती थी, यहाँ इंसान की लाशों को मम्मी बना दिया जाता था। और इसी जगह खड़े हैं आज भी ये पिरामिड्स जो कि दुनिया को हैरान कर देती है। तो आखिर इतनी पावरफुल एम्पायर का राइज कैसे हुआ और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता धीरे धीरे इतिहास बन गई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंशिएंट इजिप्ट की राइज एंड फॉल की कहानी और वो सच्चाई जिसके वजह से वहाँ का राजा खुद को खुदा क्यों कहता था। ये कहानी इंसान की ताकत और घमंड की है। एंशिएंट इजिप्ट दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस में से एक था। करीब 3000 सालों से भी ज्यादा तक यह एम्पायर जिंदा रहा। असल में इसकी शुरुआत लगभग 3100 BC के आसपास हुई थी, जब नील नदी के किनारे पहली बार इंसानों ने बसना शुरू किया। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी, जिससे वहाँ के बंजर परी जमीन पर उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी, जिस कारण खेती करना आसान हो जाता था। और इसी वजह से रेगिस्तान के बीच एक हरी भरी सिविलाइजेशन पैदा हुई। और ऑब्वियस सी बात है कि नदी जहाँ से भी गुजरती है उसके आसपास की जमीन बहुत फर्टाइल होती है, वहाँ फसल बहुत अच्छे से उग सकते हैं। ये नदी मिस्र के लोगों के लिए एक तोहफा था। इसी वजह से मिस्र के लोगों के पास कभी भी खाने पीने की कमी नहीं हुई। और जब इंसान का पेट भर जाता है तो फिर वह और चीजों पे गौर फिक्र करने लग जाता है। ऐसे ही जब अनाज आ गया तो फिर उन्होंने धीरे धीरे शहर बसाना शुरू किया, नए नए टेक्नोलॉजी सीखने लगे और इसी तरह ही उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भी बना दी जो आज भी पूरे दुनिया के लिए एक मिस्ट्री ही है। असल में ये पूरी कहानी स्टार्ट होती नार्मर नाम के एक राजा से, जिसे मिनीस कहा जाता था। तो उसने अपने लोगों के साथ मिलकर क्या किया कि पहले इजिप्ट दो छोटे किंगडम्स हुआ करता था, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट, दोनों को जोड़कर एक यूनिफाइड किंगडम बना दिया। मतलब एक पूरा देश और पूरे किंगडम पर खुद ही राज करने लगा, जो कि धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल बन गया था। और फिर यहीं से शुरू हुआ फेरो का सिस्टम। फेरो सिर्फ राजा नहीं था, इजिप्ट के लोग मानते थे फेरो जमीन पर रहने वाले भगवान है। इजिप्शियंस का रिलीजन बहुत डीप था। उनके हिसाब से फेरो सूर्यदेव रा का पुत्र है, हॉरस का रूप, ओसाइरिस का सक्सेसर। मतलब ये कि जब फेरो जिंदा होता था हॉरस, जब मरता था ओसाइरिस। इसीलिए इजिप्शियंस मानते थे फेरो के खिलाफ जाना मतलब भगवान के खिलाफ जाना माना जाता था। फेरो के पास हर कुछ था। उनके पास ऐसे ऐसे लोग थे जो एक इशारे करने पर अपनी जान तक देने को रेडी थे। अब सवाल आता है, लोग इतने ब्लाइंड कैसे हो गए? जवाब साफ था, उस समय साइंस नहीं थी, उतना एजुकेशन भी नहीं थी। इसी वजह से लोगों को लगने लगा भगवान हमसे बात कर रहे हैं और फेरो भगवान की आवाज है। और इस तरह रिलीजन एक कंट्रोल सिस्टम बन गया। पब्लिक इमोशनली एनस्लेव्ड हो चुकी थी। अब आते हैं सबसे फेमस टॉपिक पर, पिरामिड्स। आखिर इतने बड़े पिरामिड्स क्यों बनाए गए? फेरो मानता था मौत आम लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। असल में पिरामिड का मतलब फेरो की इमॉर्टैलिटी, लोगों को याद दिलाना कि मैं मर के भी जिंदा हूँ। इसलिए डेथ बॉडी को मम्मी बनाकर ताबूतों में रखा जाता था। इजिप्शियंस कहते थे बॉडी रहेगी तो आत्मा वापस आ सकती है। मम्मी इसलिए नहीं बनाई जाती थी कि लोगों को याद रहे, बल्कि इसलिए बनाई जाती थी कि फेरो आफ्टर लाइफ, यानी कि मरने के बाद भी वो राज करे। इसी दौर को पिरामिड एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी दौर में ये जो पिरामिड्स हैं वो बनने शुरू हो गए थे। और इसी दौर का पहला महान फिरौन था जोसर, उसने ही बनवाया था दुनिया का पहला पिरामिड, सीढ़ी नुमा पिरामिड। उसका ढांचा था इम्होटेप शेप का। लोगों ने पहली बार देखा पत्थर से भगवान की ताकत, और यहीं से शुरू हुई पिरामिड बनाने की होड़। इन सब में जो सबसे मशहूर है द ग्रेट पिरामिड ONF गीजा, वो भी इसी टाइम में बना था, जिसे फेरो खुफू ने बनाया। उस समय लोगों के पास क्रेन, बुलडोजर या आधुनिक तकनीक नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके पास पहिए भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाया जो आज भी खड़ा है, जो 4500 सालों से अधिक समय से ठंड, गर्मियों, तूफानों, मूसलाधार बारिश और हर तरह के मौसम की मार झेलते हुए खड़ा है। इससे पुराना और इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये पिरामिड कैसे बनाए गए? 4500 साल पहले इतनी कमाल किस्म की इंजीनियरिंग कैसे पॉसिबल थी? तो देखो, इसे बनाने के लिए इन बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया, जिनका वजन 2.5 टन से 80 टन के बीच बताई जाती है। प्रत्येक पत्थर इतनी बारीकी से और बराबर से बैठाया गया है। हर पत्थर अपने अपने जगह पर फिक्स है, एक ही एंगल में। आखिर कैसे, जबकि उस टाइम ऐसा कुछ मापने वाला मशीन भी नहीं था? पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया जब लोगों ने पहियों का भी इस्तेमाल नहीं किया था? दोस्तों, कहा जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 20 सालों में बनकर तैयार हो गया था। करीब लाखों मजदूरों इसमें शामिल थे, कितनों की जान भी चली गई। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का कमाल नहीं था, साइंस का भी कमाल है, साथ ही इसमें मैथ्स का भी कमाल है। आपको पता है साल में 365 दिन होते हैं, ये भी हमें एंशिएंट इजिप्ट से
ही पता लगा है। उन्होंने ही ऐसा कैलेंडर बनाया था ताकि वो नील नदी के फ्लड्स को प्रिडिक्ट कर सके। तो बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के परफेक्ट एंगल्स निकालना, परफेक्ट मेजरमेंट्स करना पिरामिड्स के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मेडिसिन में भी ये लोग बहुत आगे थे। हर्बल रेमेडीज करते थे, सर्जिकल प्रोसेसेस करते थे, इवन डेंटल ट्रीटमेंट्स भी करते थे। सदियों तक ये चीज एक मिस्ट्री ही रही थी कि ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए हैं, लेकिन अब जाके ये समझ आता है कि दिस इज पॉसिबल। हाँ, इसमें मैन पावर बहुत ज्यादा लगा होगा, लेकिन उस दौर के फिरौनों के पास मैन पावर की कमी नहीं होती थी। उनके पास हजारों लाखों की तादाद में गुलाम होते थे। जाहिर है स्किल्ड वर्कर्स ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा। बाकी कुछ लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन रखते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि यह सब बनाने में एलियंस ने इनकी हेल्प की थी। अब सवाल ये है कि उस टाइम इतने बड़े बड़े पिरामिड क्यों बनाए जाते थे? असल में ये पिरामिड बादशाहों का कब्र है जहाँ पर इनको दफनाया जाता था। तो इसीलिए उस पिरामिड के अंदर वो बादशाह के लिए सब कुछ रख भी देते थे, गोल्ड, खाना, वेपन, यहाँ तक कि गुलामों के स्टैचूज भी रख देते थे। क्यों? क्योंकि माना जाता था फराओ मरने के बाद भी भगवान बनकर हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि उस समय विज्ञान नहीं था। इस दौर में मिस्र पूरे अफ्रीका की सोने की खदानों का मालिक था, दूर दूर तक व्यापार करता था, अनाज का भंडार था। फिरौन के खजाने में सोना, चांदी, हाथी के दांत, कीमती पत्थर थे। लोगों को लगता था अगर फराओ खुश है तो भगवान खुश है, अगर फराओ नाराज है तो तबाही आएगी, इसलिए फराओ का आदेश भगवान का आदेश है। ये अंधविश्वास बहुत बढ़ चुका था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। लोग सोचते थे सबसे ताकतवर फिरौन है, लेकिन समय कभी किसी का नहीं होता। नील नदी सूखने लगी, फसलें बर्बाद हुई, भूख और बीमारी फैलने लगी, हजारों लोग मरने लगे। तब जनता ने सवाल पूछा, अगर फराओ भगवान है तो हम मर क्यों रहे हैं? यहीं से लोगों के दिलों से भगवान होने का भ्रम टूटने लगा और फिर वही विद्रोह होने लगा, लोग अलग होने लगे। इसी टाइम इजिप्ट को पहला झटका लगा। सबसे पहला बड़ा हमला आया हिक्सोस की तरफ से। हिक्सोस कोई मिस्री नहीं था, वे बाहर से आए वॉरियर्स था, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो मिस्र ने पहले कभी नहीं देखी था। हजारों घोड़े, साथ ही घोड़ा वाला रथ, खतरनाक हथियार, और मिस्र के फेरो वो अब भी रिचुअल्स और प्रेयर्स में लगे हुए थे। रिजल्ट हुआ ये कि हाइक्सोस ने नॉर्दर्न इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। तब जाके पहली बार जनता ने देखा भगवान को भी हराया जा सकता है। हिक्सोस के बाद आया एक और ब्रूटल नाम, असीरियंस आया। असीरियंस सिर्फ जीतने नहीं आया था, वे डर फैलाने आया था। उसके राज में शहर जला दिए जाते थे, लोगों को पब्लिक के बीच में सजा दी जाती थी। फेरोज कोशिश करते रहे कि अपनी डिवाइन इमेज बची रहे, लेकिन बैटलफील्ड में न मंत्र काम आए न देवता। असीरियन सेना ने मिस्र को घुटनों पर ला दिया। अंत में रोमन एम्पायर ने पूरे मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया और यहीं से फेरो की खुद को खुदा कहने की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो भाई मुद्दे की बात यह है कि एम्पायर कितनी भी ताकतवर हो, अगर लोग उनके लीडर के अगेंस्ट हैं, अगर वो खुद को खुदा समझने लग जाएंगे, तो कितनी भी पावरफुल एम्पायर हो वो टूट फूट के खत्म हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही शेयर भी कर दें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए